जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2023 की प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर। तो चलिए आज हम जो है 2023 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार से प्रश्न थे, कौन से प्रश्न का आपके पास में यहाँ पर समावेश था। तो चलिए हम उन प्रश्न पत्र पर आज चर्चा करते हैं। चलिए तो ये बेटा देखिए, आपके पास बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023, इसके ऊपर जो है आज हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपके पास में यहाँ पर जो है कि प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से किस प्रश्न का यहाँ पर समावेशन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास में दिया गया है यहाँ पर प्रश्न। चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखने की बात प्रश्न में कहा गया बेटा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यदि a एक 2 × 2 कोटि का वर्ग अवयव हो तो मॉड ऑफ 5a का मान होगा। अब देखिए बेटा इस प्रश्न में आपके पास में मॉड ऑफ 5a का मान पूछा गया आपके पास में। इस मॉड ऑफ 5a का आपके पास में यहाँ पर मान क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न में हमारे पास में दिया गया है 2 × 2 की कोटि। जब प्रश्न में 2 × 2 की कोटि की बात किया गया है, अगर आपके पास प्रश्न में बेटा 3 × 3 की कोटि की बात करें, अगर आपके पास प्रश्न में 4 × 4 कोटि की बात करें, अगर आपके पास प्रश्न में 1 × 1 कोटि की बात करता है, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर जो है जानते हैं कि अगर हमारे पास प्रश्न n × n कोटि का है, जब अगर हमारे पास में प्रश्न n × n कोटि का है, इसका मतलब बेटा हम यहाँ पर जानते हैं कि मॉड ऑफ के ए इक्वल होगा बेटा यहाँ पर k की पावर n मॉड ऑफ ए। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर जो है ये हम जानते हैं इसके बारे में। तो मॉड ऑफ के इक्वल k की पावर n मॉड ऑफ ए। हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है n की वैल्यू दिया गया है, n इक्वल दिया गया बेटा यहाँ पर 2 और k की वैल्यू दिया गया है प्रश्न में हमारे पास में यहाँ पर 5। तो बेटा ये k की वैल्यू दिया गया आपके पास में यहाँ पर 5। फिर देखिए इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, तो k का मान दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 5a मॉड ऑफ इक्वल होगा बेटा आपके पास k की वैल्यू दिया गया है 5, n की वैल्यू दिया गया हमारे पास में यहाँ पर 2। तो 5 की पावर 2 मॉड ऑफ होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर a मॉड ऑफ 5a इक्वल होगा बेटा आपके पास में 5 का वर्ग कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर 25 मॉड ऑफ a। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बेटा मॉड ऑफ 5a की वैल्यू पूछा गया है हमारे पास में। मॉड ऑफ 5a की वैल्यू कितनी होगी 25 मॉड ऑफ a। तो ये देखिए बेटा हमारे पास में ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड में दिया गया है मॉड 25 मॉड ऑफ a होगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर आपके पास में होगा बेटा यहाँ पर सेकंड, ठीक है। अब देखो बेटा अगर आपके पास में यहाँ पर जो है मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारे पास में कि यदि पी ए इक्वल 0.5 पी बी इक्वल 0 तब पी ए बाई बी है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो मान पूछा गया है, हमारे पास जो वैल्यू पूछा गया है, वो पूछा गया है बेटा यहाँ पर आपके पास में पी ए बाई बी की वैल्यू पूछा गया है। पी ए बाई बी की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए बेटा पी ए बाई बी इक्वल होगा बेटा आपके पास में पी ए सर्वनिष्ठ बी बाई होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर पी बी। अब ये हमारे पास में यहाँ पर पी ए बाई बी का इक्वल होगा आपके पास में, ये मान होगा हमारे पास, परंतु हमारे पास पी ए बाई बी का मान पूछा गया है। तो पी ए बाई बी ये जैसे का वैसा होगा, पी ए सर्वनिष्ठ बी बाई होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। अब देखिए बेटा 0 दिया गया है, इसका मतलब है कि 1/0, 2/0, 3/0, मतलब हमारे पास में अगर 0 के रूप में दिया गया है हर में, इसका मतलब है कि बेटा हम इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते। ये हमारे पास में परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब अपरिभाषित के रूप में होगा। और ये बेटा हमें जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, तो बेटा नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में x2 और आपके पास में दिया गया 18x। बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास में x इंटू कितना होगा आपके पास में यहाँ पर x इंटू बेटा आपके पास में होगा इसमें यहाँ पर x इक्वल होगा आपके पास में यहाँ पर 18 इंटू होगा बेटा आपके पास में 2।
x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 18 इंटू टू होगा आपके पास में यहाँ पर 36, तो x बराबर होगा आपके पास बेटा यहाँ पर प्लस माइनस सॉरी x इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर अंडर रूट 36, तो बेटा x इक्वल होगा आपके पास में यहाँ पर प्लस माइनस 6। अब देखिए बेटा ये हमारे पास थोड़ा सा जो है ऑप्शन जो दिया गया है, थोड़े ऑप्शन कंफ्यूज वाली स्थिति में दिया गया है कि देखिए हमें पता है कि रूट 36 की जो वैल्यू होती है वो बेटा होती है हमारे पास में यहाँ पर 6, और ये 6 भी हमारे ऑप्शन में दिया गया है। जब अगर हमारे पास ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है परंतु फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए बेटा कि आपके पास जब ये वर्गमूल में दिया गया है, जब इसको लिखता हूं प्लस माइनस में 6, देखिए अगर बेटा इसको लिखता हूं x इक्वल प्लस माइनस में रूट प्लस माइनस में 6, अगर मैं बेटा इसको यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखता हूं तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल होगा बेटा आपके पास प्लस माइनस 6 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग भी क्या होगा प्लस, तो बेटा यहाँ कितना हो गया आपके पास में 36, पुनः जो है हमारे पास में यही वाली स्थिति प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको जो है प्लस माइनस के रूप में लिखते हैं। इसलिए बेटा हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बेटा होगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ पर जो है आपके पास बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो ये आपके पास जो प्रश्न है ये फलन से संबंधित है आपके पास में, जो आपने यहाँ पर जो है फलन से संबंधित बेटा आपके पास में एकेंकी फलन पढ़ा होगा, आच्छादक फलन पढ़ा होगा आपने यहाँ पर आपके पास में बहु फलन पढ़ा होगा अपने पास में, तो ये आपके पास ये सभी जो है इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि इनके नियम क्या होते हैं आपके पास में। तो चलिए हम आपके पास में बेटा इसको लेके चलते हैं। आपके पास प्रश्न में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 5x, जब अगर आपके पास में एफ एक्स इक्वल 5x दिया गया है तो देखिए बेटा सबसे पहली बात तो हमारे पास में प्रश्न में दिया है, क्या दिया गया है हमारे पास में कि एफ एक्स इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 5x दिया गया है। जब हमारे पास में एफ एक्स इक्वल 5x दिया गया है तो देखिए बेटा एफ फलन दिया गया है हमारे पास में R2R दिया गया है बेटा, जब हमारे पास में फलन जो है R2R दिया गया है, इस R2R का मतलब होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर कि रियल नंबर से हमारे पास रियल नंबर प्राप्त होगा। इस R2R का मतलब कि रियल नंबर से हमको क्या प्राप्त होगा, रियल नंबर प्राप्त होगा। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पर आपके पास में जो है थोड़ा डायग्राम से समझता हूँ कि एक समुच्चय के रूप में होगा बेटा, और हमारे पास समुच्चय मैंने मान लिया कि A है, और बेटा एक समुच्चय मेरे पास में होगा यहाँ पर B। जब मेरे पास में समुच्चय A दिया गया है और समुच्चय B दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपके पास A हो सकता है, यहाँ आपके पास में B हो सकता है, परंतु हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि R2R। जब R2R दिया गया है इसका मतलब है कि समुच्चय A के जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, और समुच्चय 2 के भी जो नंबर होंगे वो भी आपके पास जो प्रतिबिंब के रूप में जो नंबर होगा समुच्चय B में, मतलब जो आपके पास समुच्चय B में जो आपके पास आने वाले जो अवयव होंगे वो रियल नंबर के रूप में आपके पास में यहाँ पर प्रतिबिंब होगा आपके पास में। तो देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर आपके पास जो फलन की बात किया गया है कि एफ R2R की बात किया गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब R2R की बात किया गया है तो देखो यहाँ पर बेटा आपके पास में यहाँ पर कि माना x1, x2 अवयव है बेटा आपके पास में यहाँ पर रियल नंबर के, और ये बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर A के लिए। जब अगर हम यहाँ पर A के लिए बात कर रहे हैं तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास में हमारे पास में जो एक होगा यहाँ पर दिया गया आपके पास में कि एफ x1 इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर एफ x2। जब अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है एफ x1 होगा इक्वल आपके पास में यहाँ पर एफ x2 होगा, परंतु बेटा देखिए हमारे पास जो दिया गया है कि एफ एक्स, इस x के स्थान पर हमने क्या ले लिया आपके पास में यहाँ पर f1 ले लिया। जब देखो बेटा यहाँ पर जब हमने यहाँ पर आपके पास में f1 अगर ले लिया आपके पास में तो देखिए इस fx की जो वैल्यू होगी आपके पास बेटा यहाँ पर जब इस fx की वैल्यू दिया गया है 5x, तो हमने इस fx के स्थान पे क्या लिया है
fx1 लिया, इस fx के स्थान पे क्या लिया, fx2 लिया हमने यहाँ पर। तो देखिए बेटा, जब x1 x2 माना तो हम भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर आपके पास कितना, fx1 इक्वल होगा बेटा आपके पास fx2, और ये 5u से 5u क्या होगा, कैंसिल होगा। जब 5u से 5u कैंसिल होगा तो क्या बचा बेटा आपके पास, x1 इक्वल कितना होगा आपके पास में यहाँ पर, जब x1 इक्वल कितना हो गया आपके पास, तो देखिए x1 इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर x2। जब x1 इक्वल x2 होगा मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो है समुच्चय ए के जो आपके पास रियल नंबर थे वही प्रतिबिंब के रूप में भी आपके पास में क्या दिया, यहाँ पर समुच्चय बी में दिया गया आपके पास रियल नंबर प्राप्त हुआ। मतलब हम कह सकते हैं बेटा आपके पास में यहाँ पर कि fx1 इक्वल क्या होगा, fx2 होगा। जब fx2 होगा इसका मतलब है कि बेटा आपके पास में यहाँ पर x1 इक्वल कितना होगा आपके पास में यहाँ पर x2, और आपके पास जब x1 इक्वल x2 होगा इसका मतलब है कि ये जो फलन होगा बेटा आपके पास, इसलिए आपके पास जो ये फलन होगा आपके पास में, ये फलन कैसा होगा, f जो है एकेंकी फलन होगा आपके पास में। जब ये एकेंकी फलन होगा और तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ये फलन तो एकेंकी के रूप में है, परंतु हमारे पास जो है एकेंकी के रूप में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। बोला गया कि f एकेंकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एकेंकी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो देखिए हमारे पास बेटा यहाँ पर कहा गया है f ना तो एकेंकी है और ना आच्छादक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि f जो है एकेंकी है, और f एकेंकी इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर आपके पास जब दो ऑप्शन में दिया गया है परंतु पहले ऑप्शन में कहा गया है कि आच्छादक भी है और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि परंतु आच्छादक नहीं है। जब दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि आच्छादक नहीं है और आच्छादक है एक पॉइंट में कहा गया है, तो हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। जब देखिए बेटा, जब अगर हम इसको सिद्ध करने की बात करेंगे तो देखिए इसी के आगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि एवं माना y अवयव है r के b में। जब आपके पास बेटा यहाँ पर जो है y अवयव है आपके पास में किसके, यहाँ पर r में b अवयव दिया गया आपके पास में, और b में भी आपके पास जो यहाँ पर जो अवयव हो गए बेटा वो भी आपके पास में रियल नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में कि जब यहाँ पर आपके पास y इक्वल अवयव के रूप में बेटा आपके पास में fx होगा, fx की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया यहाँ पर 5u, तो y इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर fx का मान 5x, इस स्थान पर कितना होगा 5x, तो बेटा यहाँ पर आपके पास में x बराबर कितना होगा, यहाँ पर y कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 5u। जब बेटा आपके पास में y 5u होगा इसका मतलब है कि समुच्चय मतलब प्रतिबिंब ये हमारे पास प्रतिबिंब के रूप में है, तो प्रतिबिंब b के जो सभी अवयव जो है a के जितने भी अवयव है इन सभी का क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रतिबिंब है। ये हमारे पास में व्यक्त कर रहा है कि x इक्वल y कितना है 5u, मतलब ये रियल नंबर को हमारे पास में यहाँ पर जो है आपके पास व्यक्त कर रहा है। मतलब कि प्रतिबिंब b के सारे अवयव प्रतिबिंब a के अवयव के सारे या सभी प्रतिबिंब अलग अलग है। जब सभी प्रतिबिंब दिया गया आपके पास बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपके पास जो है f कैसा होगा आपके पास में यहाँ पर आच्छादक है। जब यहाँ पर बेटा आपके पास देखिए बेटा, जब बेटा आपके पास f क्या है यहाँ पर आच्छादक है, और जब बेटा आपके पास f आच्छादक है इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि f एकेंकी आच्छादक है, f जो है एकेंकी है आच्छादक है। तो ये बेटा आपके पास में जो है यहाँ पर हमारे पास किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो बेटा यहाँ पर तो आगे बढ़े, हाँ या ना। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारे पास में, देखिए जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो देखो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। तो दिया गया हमारे पास में tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है।
बहुत बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। और ये प्रश्न बेटा आपके पास में 2019 में भी पूछा गया है आपके पास ये प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ये बेटा आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति से प्रश्न उठाया है आपके पास में यहाँ पर। मतलब कि इसका मतलब है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति को भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपको टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस दिया गया बेटा हमारे पास में सेक इनवर्स माइनस टू। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास सेक इनवर्स माइनस टू दिया गया हमारे पास में। तो क्या हम जानते हैं बेटा यहाँ पर कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल बेटा हमारे पास में होगा यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये बेटा हम यहाँ पर जानते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर जो है सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास में यहाँ पर। देखिए बेटा एक्स के स्थान पर कितना दिया गया हमारे पास में 2। तो देखिए टेन इनवर्स यहाँ बेटा होगा आपके पास में रूट थ्री। तो देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री ये जैसे का वैसा बेटा आपके पास में। तो ये बेटा आपके पास होगा यहाँ पर टेन इनवर्स, टेन में जो है रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है आपके पास में टेन 60 की वैल्यू होती है। टेन 60 को हम लिख सकते हैं आपके पास टेन पाई बाई थ्री। तो बेटा इस थ्री के स्थान पर होगा कितना आपके पास टेन पाई बाई थ्री। टेन पाई बाई थ्री माइनस सेक इनवर्स किया गया बेटा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं आपके पास कितना यहाँ पर कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स दिया गया बेटा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितना दिया गया है 2। तो ये 2 जैसे का वैसा। अब देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर टेन इनवर्स और 10 दिया गया मतलब 1, मतलब कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर पाई बाई थ्री माइनस फिर कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर प्लस। माइनस और प्लस जब इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा तो प्लस वाला चिन्ह माइनस होगा और माइनस वाला क्या होगा आपके पास प्लस होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस पाई बेटा जैसे का वैसा माइनस माइनस क्या होगा बेटा आपके पास में प्लस। जब माइनस माइनस प्लस हो गया फिर दिया गया है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स बेटा आपके पास में जैसे का वैसा सेक इनवर्स। तो अगर मैं बात करूं आपके पास बेटा सेक सेक जो होता है आपके पास में यहाँ पर कि सेक जो होता है आपके पास में यहाँ पर सेक में जो है 2 किसका मान होता है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि सेक 2 जो होता है सेक में जो 2 की जो वैल्यू जो होती है बेटा आपके पास में वो होती है सेक पाई बाई 3 की। जब पाई बाई 3 की वैल्यू होती है मतलब कि सेक 60 बोल सकते हैं हम उसको यहाँ पर। तो बेटा आपके पास कितना होगा यहाँ पर सेक पाई बाई 3। ये हो गया बेटा आपके पास ये पाई बाई 3 जैसे का वैसा माइनस दिया है तो माइनस ये पाई बेटा आपके पास जैसे का वैसा प्लस सेक इनवर्स और सेक क्या होगा बेटा आपके पास 1। इसका मतलब इस स्थान पर कितना होगा पाई बाई 3। जब पाई बाई 3 होगा बेटा आपके पास तो देखिए जब पाई बाई 3 होगा देखिए यहाँ पर इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे बेटा तो आपके पास कितना होगा यहाँ पर 3। जब इसका 3 एलसीएम होगा 3 में जो है 3 का भाग दें कितने बार जाएगा आपके पास एक बार। जब बेटा यहाँ पर एक का गुणा किससे करेंगे हम पाई से माइनस जैसे का वैसा। इस पाई के नीचे कुछ नहीं दिया गया है मतलब हम कितना मानेंगे एक। इस एक का यहाँ पर जो है एक से जो है भाग देंगे किसमें हम तीन में कितने बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा किसमें करेंगे पाई में कितने पाई होगा 3 पाई। 3 पाई जैसे का वैसा प्लस दिया है तो प्लस इस 3 में बेटा इस 3 से भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार। एक का गुणा किसमें करेंगे हम पाई में। जब एक का गुणा पाई में करेंगे तो कितना होगा बेटा आपके पास पाई। पाई दिया गया आपके पास पाई एक पाई धन एक पाई कितना हो गया 2 पाई। और ये दिया गया बेटा आपके पास यहाँ पर 3 पाई। 3 पाई में से जब 2 पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 पाई। जब 1 पाई बचेगा हमारे पास परंतु ये किसमें होगा बेटा यहाँ पर माइनस में। माइनस में इसलिए होगा क्योंकि जो चिन्ह जो है बड़ी संख्या के सामने होता है संख्याएं घटती हो जुड़ती हो परंतु जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने होगा वही चिन्ह यहाँ पर जो है जुड़ने या घटने के बाद चिन्ह लगाया जाता है। परंतु हमारे पास बड़ी संख्या क्या है -3 पाई। तो इसलिए हमारे पास जो चिन्ह आएगा किसका आएगा माइनस का। समझ में आया हाँ या ना। चलिए देखो बेटा आपके पास ये कितना होगा आपके पास माइनस पाई बाई 3। जब ये माइनस पाई बाई 3 होगा ये बेटा हमारे पास में जो है इसकी वैल्यू होगी और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है सेकंड में दिया गया है।
तो बेटा ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर दिया गया है -π/3, मतलब इस tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा आपके पास -π/3। चलिए बेटा सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में होगा क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दिया गया है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बेटा, तो दिया गया a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो हमारे पास बोला गया है कि तथा a डैश i, तो किसका मान ज्ञात करने की बात किया गया है, अल्फा की। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास जो है कि हमारे पास दिया गया है और हमें a का मान तो दिया गया है, इस a डैश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा a डैश इक्वल, जब a डैश इक्वल की बात किया गया है तो आप सभी को पता है कि a डैश का मान अगर ज्ञात करना होगा तो रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में लिखते हैं। जब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये सभी जानते हैं। तो देखिए बेटा आपके पास में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये बेटा होगा आपके पास साइन अल्फा cos अल्फा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू ज्ञात हो गई, a डैश की। जब a डैश का मान ज्ञात हो गया, हमारे पास में यहाँ पर a का भी मान दिया गया है। तो देखिए बेटा आपके पास क्या होगा कि i इक्वल होगा बेटा आपके पास कि a प्लस a डैश। अब a प्लस a डैश होगा तो i हमारे पास में क्या है, ये तत्समक इकाई है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये तत्समक इकाई हमारे पास में बेटा यहाँ पर, तो देखिए i इक्वल क्या होगा आपके पास में, a का मान कितना दिया गया है, तो देखो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दिया गया बेटा आपके पास में साइन अल्फा, फिर दिया गया बेटा आपके पास cos अल्फा। ये हमारे पास a की वैल्यू दिया गया है, प्लस दिया है तो प्लस a डैश के स्थान पर हम जो है a डैश की वैल्यू लिखेंगे। हम जब a डैश की वैल्यू लिखेंगे बेटा, तो देखिए cos अल्फा जैसे का वैसा, साइन अल्फा जैसे का वैसा, माइनस साइन अल्फा जैसे का वैसा, फिर दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर cos अल्फा। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू, a डैश की वैल्यू। जब इस a डैश की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए बेटा आपके पास i इक्वल होगा cos अल्फा, एक और एक कितना होगा, 2, मतलब 2 cos अल्फा होगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। आप सब जानते हैं कि अगर -1 हो +1 हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर बेटा 1 के स्थान पे क्या दिया है, माइनस साइन अल्फा, इस +1 के स्थान पे क्या दिया है, साइन अल्फा। मतलब आपके पास इस माइनस और ये प्लस क्या हो गया, 0। मतलब बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो बेटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा वही दिया गया आपके पास में, प्लस माइनस 0, मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। cos अल्फा, एक cos अल्फा प्लस एक cos अल्फा, कितने cos अल्फा हो गए, कितने हो गए, 2। चलिए तो इस स्थान पर कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 2 cos अल्फा, इसको लिख दिया बेटा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ बेटा आपके पास में जो i जो दिया गया हमारे पास में एक तत्समक इकाई के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पर आपके पास जब हम लिखेंगे तो ये देखिए कि cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल तत्समक इकाई के रूप में होगा बेटा 1 0 0 1। जब इससे अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, इसको यहाँ पर हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर, तो देखिए जब बेटा हम तुलना करेंगे तो कितना होगा, cos अल्फा इक्वल, सॉरी यहाँ पर होगा बेटा आपके पास में 2 cos अल्फा। जब होगा यहाँ पर 2 cos अल्फा इक्वल होगा बेटा यहाँ पर, देखिए इस cos अल्फा दिया गया है, ये 2 cos अल्फा दिया गया है यहाँ पर आपके पास, और ये दिया गया है 1, तो 2 cos अल्फा इक्वल कितना होगा, 1 होगा। जब बेटा यहाँ पर हमारे पास में 1 होगा तो cos अल्फा इक्वल कितना होगा बेटा, 1/2। देखिए cos में आपके पास में देखिए cos अल्फा जैसे का वैसा। अब देखो बेटा 1/2 दिया गया है, cos में 1/2 वैल्यू किसकी है, cos में 1/2 वैल्यू किसकी है, तो ये बेटा आपके पास में होगी cos 60 की। तो बोल सकता हूँ बेटा आपके पास में यहाँ पर कि cos पाई बाई कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 3।
जब cos π/3 होगा तो cos से cos कैंसिल होगा बेटा आपके पास, तो अल्फा इक्वल कितना होगा आपके पास में यहाँ पर π/3 होगा। जब ये π/3 होगा तो देखिए बेटा ये π/3 हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। मैं जान सकता हूं कि ये प्रश्न सभी को समझ में आया हो, ठीक है। चलिए बेटा इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा हमारे पास में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बेटा हमारे पास में 7 प्रश्न दिया गया है और प्रत्येक जो प्रश्न होगा बेटा हमारे पास में वो होगा यहाँ पर 1 नंबर का, प्रश्न संख्या 7 होगी हमारे पास में। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, इसका मतलब है कि टोटल रिक्त स्थान आपके पास में 7 अंक के दिया गया है। पहले अगर मैं बेटा आपके पास में यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न दिया गया बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx इक्वल डेश डेश, मतलब रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर π/2। जब π/2 होगा बेटा आपके पास में तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। मतलब बेटा यहाँ पर होगा π/2 dx। अब देखिए बेटा इस π/2 को बेटा यहाँ पर मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो आपके पास ये π/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन 1 कितना होगा आपके पास में यहाँ पर dx। आप सभी जानते हैं कि बेटा यहाँ पर आपके पास x के सापेक्ष क्या करना है, हमें यहाँ पर समाकलन करना है। जब x के सापेक्ष हमारे पास समाकलन करना है, समाकलन किसका करना है, 1 का। और आप सब जानते हैं कि अगर 1 का अगर समाकलन करें हम यहाँ पर x के सापेक्ष, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x। जब x होगी बेटा आपके पास, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया, π/2 इस 1 का समाकलन होगा बेटा आपके पास, तो कितना होगा x। और आपके पास एक नेतांक के रूप में लेंगे हम आपके पास में समाकलन अचर, एक नेतांक है हमारे पास में यहाँ पर c। तो यहाँ बेटा आपके पास जो इस रिक्त स्थान जो होगा आपके पास में, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कितना आपके पास π/2 प्लस π/2 x प्लस बेटा यहाँ पर होगा आपके पास में कितना c। चलिए तो इस रिक्त स्थान के स्थान पर हम लिखेंगे π/2 x प्लस कितना होगा आपके पास c होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया यहाँ पर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया आपके पास में कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अवचरों की संख्या। अब देखिए बेटा इसमें आपके पास में अवचरों की संख्या की बात किया गया है। जब अवचरों की संख्या की बात किया गया है तो अवकल समीकरण के विशिष्ट स्वच्छ अवचरों की संख्या कोटि के किसी अवकल समीकरण के बराबर होती है। मतलब कि बेटा यहाँ पर इनकी संख्या जो होगी हमारे पास में वो कितने होगी, यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर 0 की बात किया गया आपके पास में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में होगा बेटा यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। और इस क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया इन्होंने यहाँ पर आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 को ये सदिश वाले पॉइंट से उसने यहाँ पर लिया गया इस प्रश्न को। सदिश वाले पॉइंट में देखिए क्या बोला है प्रश्न में कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग खाली स्थान होता है। किसकी बात किया गया है, सदिश योग की बात किया गया है हमारे पास। जब सदिश योग की बात किया गया बेटा यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर कि क्या पूछा गया हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास प्रश्न पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। प्रश्न हमसे क्या उत्तर चाहता है, इसके सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें प्रश्न हमसे क्या उत्तर चाहता है ये नहीं पता तो बेटा हम उत्तर देने में भी असमर्थ है। इसलिए प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रश्न हमसे क्या उत्तर चाह रहा है। तो देखिए बेटा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। ये बेटा आपके पास शीर्ष होगा A, ये होगा बेटा आपके पास शीर्ष B, ये होगा शीर्ष C।
जब ये तीन भुजाओं की मैं अगर बात करूं बेटा आपके पास, इनके सदिश योग की बात करूं तो देखिए वेक्टर ए बी एक भुजा, वेक्टर बी सी दूसरी भुजा होगी बेटा, और वेक्टर आपके पास में सी ए इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। मतलब बेटा आपके पास अगर पूछा जाए कभी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग क्या होगा, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर सदिश योग 0 होगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में जो इसका यहाँ पर उत्तर होगा हमारे पास में वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार प्रश्न है आपके पास में, मतलब एक अच्छा पेपर का लेवल है, अच्छा स्टैंडर्ड है पेपर का आपके पास, और पेपर जो है इसी प्रकार से चढ़ाना भी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक कोसाइन क्रमशः खालिस्तान होती है, किसकी बात किया गया है, देखो इस पॉइंट कर लीजिए अंडरलाइन आपके पास में कि दिक कोसाइन क्रमशः होती ही बोला है, किसके बारे में पूछा गया है, दिक कोसाइन के बारे में। तो हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास दिक कोसाइन की, तो हमारे पास तीन दिक कोसाइन होती है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर। जब तीनों अक्ष पर होती है और दिक कोसाइन हमारे पास में एलिमेंट के रूप में होगी हमारे पास में, परंतु इसके यहाँ पर पूछा गया अक्षों पर पूछा गया है दिक कोसाइन। अगर मैं बेटा एक्स अक्ष की बात करूं, एक्स अक्ष पर हमारे पास में अगर दिक कोसाइन की बात करूं मैं आपके पास में बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में होगा 1 0 0। नेक्स्ट पॉइंट की बताऊं मैं बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास में यहाँ पर वाई। वाई में बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है वाई अक्ष की बात किया गया है। अगर वाई अक्ष की बात किया गया इसका मतलब है कि इसके यहाँ पर जो है कि 0 1 0 होगा आपके पास। अगर आपके पास में जेड अक्ष की बात करूं बेटा आपके पास, तो इसमें भी क्या होगा आपके पास में यहाँ पर 0 0 और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 1। तो ये आपके पास में यहाँ पर दिक कोसाइन दिया गया है 1 0 0 एक्स अक्ष पर, फिर वाई अक्ष पर 0 1 0 और बेटा जेड अक्ष पर दिया गया आपके पास में 0 0 1 दिया गया आपके पास में। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया गया बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया आपके पास में कि e की पावर x ब्रैकेट में दिया गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। मतलब यहां भी आपके पास देखिए, यहां भी देखिए बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन से सवाल पूछा गया है। ये देखिए आपके पास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी आपके पास इंटीग्रेशन सवाल था। अभी हमने यहाँ पर दो प्रश्नों की बात कर दी आपके पास में, ये दूसरा प्रश्न दिया गया आपके पास में समाकलन से। जब ये दूसरा प्रश्न दिया गया तो देखिए बेटा आपने पढ़ा होगा एक निसरण नियम का एक सूत्र पढ़ा है। निसरण नियम का जो सूत्र होगा बेटा आपके पास में वो होता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस बेटा हमने ले लिया आपके पास में यहाँ पर c, और ये c क्या है आप सब जानते हैं कि ये आपके पास में ये बेटा आपके पास में c बराबर क्या होगा आपके पास अचर समाकलन। ये बेटा आपके पास में होगा अचर समाकलन। तो देखिए ये हमारे पास किससे होगा, यहाँ पर आपके पास में निसरण सूत्र से, निसरण नियम के सूत्र से होगा बेटा आपके पास कि e की पावर x एफ एक्स प्लस सी इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये होगा आपके पास में यहाँ पर dx। चलिए तो ये आपके पास कुछ ऐसे फार्मूले हो गए या कुछ सूत्र हो गए जो बेटा आपको यहाँ पर जो है याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते बेटा आपके पास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया आपके पास में यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बेटा आपके पास में, तो y इक्वल दिया गया आपके पास में अंडर रूट e की पावर रूट x ग्रेटर देन 0, तो dy अपॉन dx का मान पूछा गया है। dy बाई dx का जब मान पूछा गया इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर अवकलन की बात किया गया है। ये देखिए आपके पास में यहाँ पर भी आपके पास अवकल समीकरण की बात किया गया था इसमें, और इसमें आपके पास में यहाँ पर जो है अवकलन की बात किया गया है, और अवकलन भी बेटा आपके पास x के सापेक्ष करने की बात किया गया है। तो इसका यहाँ पर हमें जब अवकलन करेंगे और इसका अवकलन अगर हम 2 बार करेंगे बेटा यहाँ पर,
तो हमें इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू होगी हमारे पास में कि 1/4 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स बाई होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर एक्स। इसको जो है आपको याद रखना होगा, इसका आप इसका अवकलन करते हैं तो आपको जो है इसकी यहाँ पर जो है ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसका मान क्या दिया गया आपके पास कि 1/4 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स बाई एक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमारे पास में बेटा वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड त्रिज्या आर के सापेक्ष, जबकि किसके सापेक्ष ये बात किया गया है, त्रिज्या आर के सापेक्ष, जबकि हमारे पास में बेटा यहाँ पर किसकी वैल्यू दिया गया है, आर की, कि आर बराबर कितना कहा गया हमारे पास में 5 दिया गया है। तो कहा गया है आर बराबर 5 सेंटीमीटर में, मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में आर के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके यहाँ पर आपके पास में त्रिज्या दिया गया है। तो देखिए बेटा, देखो इसमें बेटा आपके पास में दिया गया है कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और आप सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल एक बल होगा बेटा आपके पास में, एक बल होगा आपके पास पाई आर का स्क्वायर। जब इस वृत्त के क्षेत्रफल को आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो बेटा आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा हम आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसमें क्या होगा आपके पास कि डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास 2 पाई आर। तो देखिए आर के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल 2 पाई आर, और बेटा हमारे पास आर का मान कितना दिया गया है 5। तो देखिए कि डी ए अपॉन होगा बेटा आपके पास में डी एक्स इक्वल 2 पाई आर का मान कितना दिया गया बेटा यहाँ पर 5। देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास में कि डी ए अपॉन सॉरी डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल होगा कितना बेटा आपके पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो परिवर्तन जो दर दिया गया आपके पास में वो कितना दिया गया आपके पास में यहाँ पर कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हमेशा याद रखना बेटा इसमें परिवर्तन की दर क्या बोला है, प्रति सेकेंड। किसमें बोला आपके पास में, प्रति सेकेंड। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका अवकलन किया आपके पास में, जब अवकलन किया आर के सापेक्ष, इसलिए बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हमेशा याद रखना कि अगर आपने इस स्थान पर यहाँ लिख दिया 10 पाई और यहाँ पर आपने आंसर के रूप में लिख दिया आपके पास में 10 पाई, अगर आप लिख कर आ रहे हो इसका मतलब है कि एग्जाम की दृष्टि से आपके पास में यहाँ पर आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर बेटा आपके पास में इसकी जो है यूनिट लिखना आपको अनिवार्य है। अगर आपने उत्तर लिख भी दिया 10 पाई परंतु आपने इसकी यूनिट नहीं लिखा तो आपका यहाँ पर 1 नंबर माइनस होगा। आपसे बनता हुआ प्रश्न भी जो है आप उसको करके आ गए और अपना 1 नंबर भी आप यहाँ पर माइनस करके आ गए। तो आपको जो है यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है, जो उनकी इकाइयाँ होती है। इकाई मतलब की पहचान है, जैसे अगर हमारा नाम है गौरी शंकर शरणागत, मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास में जो शरणागत है ये यहाँ पर जो है मेरी सरनेम है, मतलब मेरी जो है इकाई है यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास, मैं जानता हूं कि ये प्रश्न जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में होगा सही जोड़ी बनाइए, और सही जोड़ी जो दिया गया है बेटा आपके पास बहुत बेहतरीन सही जोड़ी है आपके पास में। सही जोड़ी आपके पास बेटा यहाँ पर लगभग फार्मूला बेस है, तो इसलिए बेटा आपको जो है फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट,
सहजोड़ी में आपके पास यहाँ पर अवकलन समाकलन संबंध पूछा गया है। देखिए बेटा, पहला पॉइंट दिया गया आपके पास में, कहा गया है कि सहजोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें जोड़ी मिलान करना है और बेटा यहाँ जोड़ी मिलान करने की बात किया गया है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने भी आपकी भी जोड़ी बनाया है। जब ऊपर वाले ने आपकी जोड़ी बनाया, इसका मतलब है कि हमें भी इनकी जोड़ी बनाना है। अब हमारी जोड़ी का तो पता नहीं कि हमारी जोड़ी कब मिलने वाली हमको, परंतु यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, इनकी जोड़ी तो हमारे पास यहाँ पर मिलाना है, बस तैयार बस दिया गया हमारे पास, बस यहाँ मिलान करना है किसी जोड़ी क्या है। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर sin 2x अवकलन x के सापेक्ष, बस क्या करना है हमें यहाँ पर अवकलन करना है। किसके सापेक्ष बोला है? x के सापेक्ष बोला है। जब बेटा हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन करने की बात किया गया है, तो साइन का जो बेटा अवकलन होगा आपके पास में कॉस में होगा। बेटा यहाँ पर आपके पास में 2x दिया गया है, इसका मतलब है कि आपके पास में यहाँ पर जो है 2 cos 2x क्या होगा? 2 cos 2x। उसी के बाद बेटा यहाँ पर आपके पास बात करूं, इंटीग्रेशन दिया गया है tan x dx। देखिए, अगर माइनस लॉग मॉड आपके पास दिया गया है cos मॉड प्लस c दिया गया है, ऐसा अगर अवकलन करता हूं तो मुझे बेटा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? tan x प्राप्त होगा। tan x प्राप्त होगा, ये हमारे पास में समाकलन के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा आपके पास में यहाँ पर सेकंड का आंसर होगा आपके पास में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंटीग्रेशन cot x dx, तो बेटा हम इसको यहाँ पर u इंटू वी में सॉल्व करेंगे। जब u इंटू वी में सॉल्व करेंगे मतलब हमारे पास ये जो प्रोसेस होगी लॉन्ग प्रोसेस होगी, इसलिए हम यहाँ पर log mod ऑफ sin x प्लस c, इसका क्या कर लेंगे हम? अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर cot x प्राप्त होगा। इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है ये थर्ड नंबर के लिए होगा आपके पास में कि log mod ऑफ sin x प्लस c। अब देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो है फोर्थ वाला पॉइंट दिया गया है कि इंटीग्रेशन sec x dx। जब यहाँ पर आपके पास में इंटीग्रेशन sec x dx दिया गया है, तो देखो बेटा यहाँ पर कि इसका यहाँ पर फोर्थ वाली की जो वैल्यू होगी log mod ऑफ cos x माइनस cot x। देखिए आपके पास ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर ये फोर्थ वाले पॉइंट के लिए। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी जो c दिया गया है, ये c क्या दिया गया है? एक समाकलन नियतांक दिया गया है जो अचर के रूप में लिया गया है। अब देखिए बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटीग्रेशन दिया गया है cosec x। तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो है ये होगा आपके पास फिफ्थ वाला पॉइंट कि log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। फिर बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की चलो आपके पास कि cos x sin x cos x। तो बेटा यहाँ पर आपके पास देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब बेटा इसको अवयव को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो देखो जब इस सारणी को जब हम सॉल्व करते हैं तो cos x और ये sin x, इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा पहले यहाँ पर, तो देखो कि आपके पास क्या दिया गया है? यहाँ पर cot x दिया गया है और ये पॉइंट होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 6। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो है सही जोड़ी आपके पास बेटा यहाँ पर 6 दी गई है, प्रत्येक आपके पास में एक जोड़ी का नंबर 1 है। तो यहाँ आपके पास देखिए अ और ब के रूप में दिया गया था, परंतु ब में हमारे पास में जो है 7 पॉइंट दिए गए हैं और अ में हमारे पास में यहाँ पर जो है 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो देखो हमें यहाँ पर किसी न किसी एक पॉइंट को छोड़ना होगा। जरूरी नहीं कि 6 पॉइंट तक की जोड़ी होगी, ये बोले यहाँ पर नीचे दिया गया ये रॉन्ग होगा जरूर। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपके पास इनमें से ही किसी की वैल्यू ए भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप सभी को जो है ये सही जोड़ी बेटा यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में होगा यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास प्रकृति बोला है कि बेटा प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न को समझना, प्रश्न में क्या बोला है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, मतलब हमारे पास सारे जो प्रश्न दिया गया है, हमारे पास प्रश्न संख्या 7 दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ऐसे बेटा यहाँ पर कुल मिलाकर 7 नंबर हो गए आपके पास में। जब कुल मिलाकर 7 नंबर हो गए और हमारे पास उन्होंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है
कि आपके पास प्रत्येक प्रश्न को एक शब्द में लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। हमें यहाँ पर इसका विस्तृत रूप नहीं लिखना है, अगर उसका विस्तृत रूप हो भी तो नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट उसका मान लिखना है वहां पर बस। ठीक है, अब देखो बेटा, जब इसके यहाँ पर आपके पास प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न, सदिश आई के प्लस जे के प्लस के का परिमाण ज्ञात कीजिए बोला है। देखो, सदिश से एक प्रश्न बेटा आपके पास में रिक्त स्थान में था, और सदिश से एक प्रश्न आपके पास में एक वाक्य में उत्तर दीजिए के लिए पूछा गया है। इसका मतलब है कि सदिश से भी आपके पास दो प्रश्न यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। तो देखिए, आई के प्लस जे के प्लस के, अब देखो बेटा, वेक्टर ए इक्वल होगा बेटा आपके पास यहाँ पर आई के प्लस जे के प्लस के। अगर बेटा यहाँ पर के की बात किया है तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास की मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर अंडर रूट इस 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 मतलब आपके पास बेटा यहाँ भी क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 बार 1 दिया, इसका मतलब है कि 3 बार आपके पास 1 दिया गया, इसका मतलब कि इनका सम कितना होगा आपके पास 3 होगा। मतलब बेटा आपके पास यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होगा आपके पास में √3, और यही हमारे पास में यहाँ पर जो है इसका परिणाम के रूप में होगा। बस इतना हमें यहाँ पर जो है एक शब्द में उत्तर देना है हमें यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को बेटा यहाँ पर ये प्रश्न अगर समझ में आ गया हो और हमारी क्लास जो है अगर आपको पसंद आ रही हो, तो आप सभी लोग बेटा इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त तक के भी जो है इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो आपके पास नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए इक्वल 0.3 और पी बी इक्वल 0.4, तब पी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, इस प्रश्न में आपके पास बोला गया है कि पी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूं आपको। तो देखिए, अब देखो बेटा आपके पास यहाँ पर दिया है पी ए इक्वल 0.3, पी बी इक्वल 0.4, और हमें ज्ञात करना है बेटा बी बाई ए का मान। जब बी बाई ए का मान ज्ञात करना है तो देखिए बेटा आपके पास में पी बी बाई ए इक्वल होगा पी बी ए सर्वनिष्ठ ए बाई होगा बेटा आपके पास में पी ए। तो बेटा हम यहां पर जो है चूंकि पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल होता है बेटा आपके पास 0, तो यहां पर आपके पास में कितना होगा कि पी बी अपॉन ए इक्वल होगा बेटा आपके पास 0 बाई पी ए का मान दिया गया है 0.3। इसका मतलब बेटा आपके पास में कि पी ए अपॉन पी बी बाई होगा बेटा आपके पास में ए इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0, तो इसका मान भी आपके पास में यहाँ पर कितना होगा 0 होगा आपके पास में। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया गया है कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसके मान की बात किया गया बेटा आपके पास में, तो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। मतलब इनवर्स से देखिए आपके पास में यहाँ पर
कि प्रतिलोम इनवर्स जो दिया गया आपके पास में यहाँ पर प्रतिलोम से आपके पास देखिए एक प्रश्न आपके पास रिक्त स्थान में भी था, एक प्रश्न बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है एक वाक्य में ही पूछा गया है, और एक प्रश्न आपके पास में बेटा ऑब्जेक्ट के रूप में भी था। मतलब आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति से भी आपके पास 3 प्रश्न यहाँ पर टच करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए बेटा हम यहाँ पर देखिए कि cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 1 का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स x हम जानते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल बेटा इसका मान होता है हमारे पास में π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इसकी वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर कितनी π/2। जब इसकी वैल्यू बेटा आपके पास में π/2 होगी तो देखो इस स्थान पर बेटा आपके पास मैं लिखूंगा कि cos π/2 इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर cos 90 की बात चल रही है। अगर हम cos 90 की बात करते हैं इसका मतलब बेटा यहाँ पर कि cos 90 का मान कितना होता है हमारे पास में, तो बेटा वो होता है हमारे पास में 0। जब 0 होगा इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर किसके इक्वल में कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 0। मतलब बेटा यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपके पास में वो क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपके पास में 0 के रूप में होगा आपके पास में। जब 0 के रूप में होगा तो देखिए बेटा तो इसका आंसर आपके पास में क्या हो गया यहाँ पर ये 0 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास में 4 की ओर चलता हूं। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं तो एक उत्पाद की इकाई x इकाइयों से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx इक्वल दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इक्वल 15 तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सीमांत आय की बात किया गया बेटा प्रश्न में। सीमांत आय का मतलब होता है उच्चतम आय। इसका मतलब होता है आपके पास में यहाँ पर उच्चतम आय, और उच्चतम आय को बेटा एक शब्द में और मैं बोल सकता हूं कि सीमांत आय, और सीमांत आय को एक शब्द में और ये बोल सकता हूं आपके पास में कि सीमा का अंत। सीमा का अंत की बात करूं बेटा आपके पास में, सीमा का अंत मतलब सीमा के अंत, सीमा का अंत मतलब उच्चतम, जो उच्च से उच्च हो, और जो उच्च से उच्च हो मतलब कि सीमा का वहां पर अंत हो रहा है। तो इसलिए आपके पास बेटा यहाँ पर जो है उच्चतम आय के बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास में तो देखो rx इक्वल 3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 प्लस 5। तो देखिए बेटा x बराबर हमारे पास प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है 15। तो x का मान हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है 15 दिया गया है। जब x का मान अगर हमारे पास 15 दिया गया है तो r15 इक्वल होगा बेटा r15 इक्वल होगा 3 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू होगा बेटा 15 प्लस 5।
प्लस 5। तो बेटा ये होगा आपके पास R15 इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो बेटा 15 का स्क्वायर होगा आपके पास में यहाँ पर 225। 225 गुणा कितना होगा? ये 225 प्लस दिया है तो बेटा आपके पास में यहाँ पर कितना हो गया? ये प्लस जैसे का वैसा। जब ये प्लस जैसे का वैसा 15 अच्छा कितना होगा? 90। फिर बेटा यहाँ पर 15 किया 45 और 90 कितना होगा? 54। और ये बेटा 5 जैसे का वैसा। R15 इक्वल होगा बेटा यहाँ पर 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी कितना होगा? 6। धन कितना होगा? 540 प्लस 5 कितना हो गया बेटा आपके पास? 545। फिर हो गया बेटा आपके पास R15 तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 5 और 5 10। ये हो गया बेटा 7 4 11 और 1 12 बचा 1 6 5 11 और 1 कितना हो गया आपके पास? 12। तो बेटा R बराबर हमारे पास में कितना हो गया यहाँ पर? 1220। तो देखिए बेटा सीमांत आय की बात किया गया था तो अतः सीमांत आय कितनी होगी? अतः सीमांत देख लीजिए बेटा इसको R15 इक्वल होगा आपके पास में 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और ये 540 जैसे का वैसा प्लस होगा बेटा यहाँ पर 5। फिर होगा ये बेटा आपके पास में यहाँ पर R15 जैसे का वैसा इक्वल ये हो गया बेटा आपके पास 545 मतलब आपके पास हो गया 5 और 5 कितना यहाँ पर 10, 7 4 11 और 1 12, 6 5 11 और 1 12 मतलब कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 1220। तो देखिए बेटा इसी के आगे कि अतः सीमांत आय बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर? 1220। यही हमारा क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू दिया गया है। इस समीकरण में क्या करना है? हमें यहाँ पर x का मान रखना है। बस हमारे पास में यहाँ पर सीमांत आय ज्ञात होगी हमें। चलिए बेटा इस प्रश्न को जो है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा आपके पास में तुच्छ संबंध किसे कहते हैं? तुच्छ संबंध बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा आपके पास। यहाँ पर तुच्छ संबंध की बात किया गया है प्रश्न में। तो देखो इसका मतलब बेटा आपके पास में ये होगा, यहां लिख लेता हूं मैं इस स्थान पर कि रिक्त संबंध तथा तुल्यता संबंध के बीच के संबंध को तुच्छ संबंध कहा जाता है। देखिए बेटा हमारे पास में यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द उत्तर बोला, इसलिए बस हमें यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा लिखना है बस कि रिक्त संबंध तथा तुल्यता संबंध के बीच के संबंध को तुच्छ संबंध कहा जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में जो दिया गया है तो अब एक पॉइंट आपके पास में ये भी होगा कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध और रिक्त संबंध दोनों में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया यहाँ पर बेटा ये दोनों पॉइंट है आपके पास में। अब इसमें आपको पूछा तो नहीं गया है, परंतु यहाँ पर अगर हमने रिक्त संबंध की बात कर रहे हैं, तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट में आपके पास इस प्रश्न में चर्चा कर देता हूं कि देखो बेटा पहली बात तो हमारे पास कहा गया है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की बात किया गया है बेटा। जैसे बेटा मैंने आपके पास एक समुच्चय ले लिया, आपके पास में यहाँ पर ए, एक समुच्चय मैंने बेटा आपके पास में ए ले लिया।
और इसमें रहने वाले जो सदस्य आपके पास में यहाँ पर ABCDE, और ये सारे के सारे आपके पास में यहाँ पर क्या है, बॉय है। मतलब आपके पास ये सभी के सभी क्या है बेटा, आपके पास में यहाँ पर लड़के हैं। जब ये लड़के कहा गया आपके पास में, और मैं आपके पास में यहाँ पर कहूँ R इक्वल AB, R इक्वल AB कहूँ, और मैं कहूँ कि बेटा यहाँ पर कि A B की बहन है, A B की बहन है, ऐसा कहता हूं मैं आपके पास में। जब मैं कहूं कि R इक्वल AB और A जो है B की बहन है, तो क्या ये सत्य है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय में जितने भी लोग हैं ये कैसे आपके पास लड़के के रूप में है। और यहां पर कहा गया है कि R इक्वल AB और A जो है B की क्या है, बहन है, जो कि A जो है B की बहन नहीं हो सकती। ये हमारे पास में असत्य है। जब ये असत्य है तो इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या है, ऋण संबंध है। इनके बीच में क्या है, ऋण संबंध है। जैसे अगर मैं आपके पास बात करूं कि जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, बॉयज स्कूल। अगर बॉयज एक स्कूल है, उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं, और मैंने कहा बच्चों को कि जाओ बेटा किसी लड़की को ले आओ, या किसी कक्षा से जो है किसी बालिका को ले आओ, ऐसा अगर मैं कहता हूं, तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या वो लड़का जो है या वो बालक जो है किसी बालिका को उस कक्षा से ले आएगा क्या, या किसी भी कक्षा से ले आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बालक को पता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले जो भी छात्र है सारे के सारे क्या है, बालक है। जब सारे के सारे छात्र बालक है, मतलब वहां पर कोई भी बालिका नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर रिक्त संबंध है आपके पास। जब रिक्त संबंध आपके पास में है, इसका मतलब वो किसी बालिका को नहीं ला सकता। अगर जैसे मैंने बात कहा आपके पास में कि दो जोन में बांट दिया मैंने, कि एक जोन आपके पास में ए है, एक जोन आपके पास में यहाँ पर बी है। जोन ए में आपके पास में पुरुष है और जोन बी में आपके पास महिला है। और मैंने कहा कि इस महिला वाले जोन से आप किसी पुरुष को ले आइए या उस व्यक्ति को ले आइए, परंतु आपको तो पता है बेटा यहाँ पर कि महिला वाले जोन में कोई भी पुरुष नहीं है। इसका मतलब है कि उनके बीच में जो संबंध होगा वो संबंध कैसा होगा, आपके पास ऋण संबंध होगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पुरुष नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आपके पास इस संबंध को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके पास में ऋण संबंध कहेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर दिया गया है, तुल्यता वाला संबंध दिया गया आपके पास में। अगर तुल्यता वाला संबंध बेटा जस्ट इसका अपोजिट होता है आपके पास में, तुल्यता वाला संबंध इसका जस्ट अपोजिट होगा। और वो अपोजिट क्या होगा, थोड़ा समझिए बेटा। जैसे मैंने आपके पास में कहा, ये समझ में आया संबंध, हाँ या ना? चलिए बेटा आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं आपको यहाँ पर। चलिए बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, तुल्यता संबंध की। हमने इसकी पहले बात किया था ऋण संबंध की। जब अगर मैं आपके पास बेटा यहाँ पर तुल्यता संबंध की बात करूंगा, तो देखिए तुल्यता संबंध की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए आपके पास एक समुच्चय के रूप में दिया गया है ABCDE, और इसमें मैं बात करूंगा आपके पास में यहाँ पर कि ये सारे के सारे आपके पास में बॉयज है, लड़के हैं। जब बेटा ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पर बॉयज है, और मैंने कह दिया आपके पास में यहाँ पर, इसमें अगर मैं बेटा आपके पास में कह दूं यहाँ पर कि R इक्वल AB, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर मैं ए बी का भाई इसकी बात करता हूं, तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में ये आपके पास में ए जो है भाई के रूप में होगा आपके पास में। जब बेटा आपके पास यहाँ पर जो है ए, देखो इधर में ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है समुच्चय दिया गया आपके पास में यहाँ पर। जब बेटा ये आपके पास समुच्चय दिया गया है ए, इसमें आपके पास जो सदस्य होंगे
देखिए इसमें आपके पास यहाँ पर जो है ए बी सी डी ई ये 5 मेंबर दिया गया है और बेटा यहाँ पर आपके पास ये पांचों जो मेंबर है ये बॉय के रूप में दिया गया है, लड़के के रूप में दिया गया आपके पास में। जब ये पांचों लड़के दिया गया बेटा आपके पास और मैं कह दूं आपके पास कि यहाँ पर आर इक्वल ए बी, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर इसकी बात करता हूं कि भाई है बोलता है बेटा आपके पास, इसका मतलब ये सत्य बात है कि आपके पास यहाँ पर जो है ए जो है बी का कौन है, भाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो है समुच्चय ए में जितने भी आपके पास में सदस्य है ये सारे क्या है, लड़के के रूप में है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास में भाई होगा। बेटा यहाँ पर आपके पास में जो है अगर कहता है कि आपके पास में कि सी जो है बी का पिता है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, इसलिए आपके पास में इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आपके पास तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आपके पास यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बेटा आपके पास में, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया बेटा आपके पास कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान याद कीजिए। बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 1/√2। देखिए बेटा आपके पास साइन इनवर्स आपके पास 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? तो आप सभी जानते हैं कि साइन में आपके पास 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? तो साइन 45 की। जब साइन 45 की वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर, तो इसको ले सकता हूँ आपके पास में यहाँ पर कि साइन π/4। तो ये बेटा आपके पास साइन इनवर्स साइन 1 मतलब इसका मान जो होगा आपके पास में यहाँ पर π/4 होगा और यही आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा आपका। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपके पास में यहाँ पर स्तंभाव्यूह। अब आपके पास बेटा यहाँ पर जो है स्तंभाव्यूह की बात किया गया है। तो देखो स्तंभाव्यूह क्या बोला है, यहाँ पर आपके पास में अवयव की बात नहीं किया गया, स्तंभाव्यूह की बात किया गया है। मतलब वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, या वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे जो है स्तंभ अवयव कहा जाता है या स्तंभ अवयव कहते हैं। बस एक लाइन में आपको इतनी सी परिभाषा लिखना है स्तंभ अवयव के बारे में। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूं कि आपको जो है ये पूरे 7 प्रश्न आपके पास समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो है मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में होगा, ये देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सत्य। मैं बताना है हमें यहाँ पर आपके पास कि कौन सा आपके पास यहाँ पर जो है प्रश्न सत्य होगा और कौन सा प्रश्न आपके पास में असत्य होगा। अब देखो बेटा अवकल समीकरण dy/dx - y इक्वल cos x का समाकलन गुणक e⁻x है। अब देखो बेटा हमारे पास में दिया गया है कि dy बाई होगा आपके पास में dx - y इक्वल दिया गया बेटा हमारे पास प्रश्न में cos x, और हमको बताना है कि e⁻x सत्य है या असत्य है। जब इस पावर को हमें बताना है यहाँ पर e⁻x की सत्य है या असत्य है, तो देखिए बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपके पास में एक होता है आपके पास में यहाँ पर इंटीग्रल फ्रैक्शन। मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर e⁻इंटीग्रेशन - p dx, मतलब आपके पास में यहाँ पर समाकलन गुणांक की बात किया गया आपके पास में। जब समाकलन गुणांक की बात किया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो देखिए आपके पास बेटा एक इक्वेशन होती है यहाँ पर कि dy/dx प्लस py इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर a, और ये जो दिया गया हमारे पास में यहाँ पर समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना हम समीकरण नंबर 1 से करेंगे। जब बेटा हम यहाँ पर इसकी तुलना समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो देखिए
इसमें आपके पास में यहाँ पर पी की जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया आपके पास में यहाँ पर -1। तो देखिए बेटा आपके पास में यहाँ पर आई एफ इक्वल होगा आपके पास ई की पावर माइनस ई की पावर होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर माइनस सॉरी ये बेटा प्लस में होगा आपके पास, ये दिया गया आपके पास यहाँ पर माइनस, तो ये होगा बेटा आपके पास माइनस पी की वैल्यू होगी 1 इनटू होगा बेटा आपके पास यहाँ पर dx। तो बेटा ये होगा आपके पास में आई एफ इक्वल होगा आपके पास में यहाँ पर -12 हो जाएगा। इसका सब जब आपके पास समाकलन होगा 1 का x के सापेक्ष, तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो है इस 1 का जब समाकलन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। जब 1 होगी ये माइनस जैसे का वैसा, मतलब यहाँ पर आपके पास में आई एफ इक्वल कितना हो गया आपके पास ई की पावर -x। जब ई की पावर -x होगा इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है ये क्या होगा आपके पास में यहाँ पर सत्य होगा। मतलब आपके पास ये जो आपके पास में प्रश्न दिया गया है ये आपके पास में यहाँ पर सत्य है। अब देखिए बेटा सेकंड प्रश्न की ओर चलता हूं। सेकंड प्रश्न में बेटा आपके पास दिया गया है कि फलन x टू y एक आच्छादक फलन है, तब f का परिसर y। जब f का परिसर y की बात किया गया है तो इस प्रश्न को समझने से पहले बेटा आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बेटा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारे पास में फलन x टू y एक आच्छादक फलन है, तब f का परिसर y। अब देखिए बेटा इसमें बात किया गया है कि f का परिसर y है या नहीं। बहुत बढ़िया आपके पास में यहाँ पर आच्छादक फलक से आपके पास पूछा गया है। एक आपके पास यहाँ पर फलन से संबंधित प्रश्न आया था, सही विकल्प लिखिए उसमें। मतलब देखिए दो प्रश्न भी आपके पास यहाँ पर फलन से संबंधित टच कर रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किन टॉपिक से आपके पास वैकल्पिक के रूप में पूछा गया है और आपके पास यहाँ पर जो है किस टॉपिक से वैकल्पिक के रूप में नहीं पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न भी आपको फलन की ओर टच कर रहा है आपके पास में। और हमने आपके पास में यहाँ पर जो है एक पॉइंट पढ़ा था हमने आच्छादक फलन वाला, तो इसमें बेटा आपके पास परिसर की बात किया गया है। और आप जानते हैं कि परिसर को जो बेटा आपके पास में यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास में समुच्चय होंगे, कि जब समुच्चय आपके पास बेटा यहाँ पर a होगा और एक समुच्चय बेटा आपके पास में यहाँ पर b होगा। आपके पास बेटा यहाँ पर इसमें जो है दोनों समुच्चय में तीन चीज की बात आपके पास में पूछा जाता है। एक होता है बेटा आपके पास में यहाँ पर प्रांत, दूसरा होता है बेटा आपके पास सहप्रांत और तीसरा होता है आपके पास में यहाँ पर परिसर। परिसर मतलब होगा आपके पास में रेंज, प्रांत मतलब होगा आपके पास डोमेन और सहप्रांत मतलब होगा आपके पास में यहाँ पर कोडोमेन। तो आपके पास यहाँ पर रेंज पूछा गया है कि f का परिसर मतलब f की रेंज y, f इक्वल आपके पास में यहाँ पर y है या नहीं। अब देखो बेटा अगर हमारे पास में यहाँ पर रेंज की बात किया गया है, मतलब कि जो आपके पास जैसे यहाँ पर आपके पास अवयव के रूप में दिया गया है कि मैं मान लूं बेटा आपके पास कि 1 2 3 4 और इसमें दिया गया आपके पास में A B C D E, ये हमारे पास समुच्चय A में दिया गया और समुच्चय B में दिया गया है। और यही बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है कि फलन x2 क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर y। जब फलन x2 y होगा आपके पास में यहाँ पर, तो देखिए ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब होगा 1 का प्रतिबिंब A। देखिए बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है देखिए ABC और ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर D। और इसमें होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 5U। तो देखिए दो का जो प्रतिबिंब होगा आपके पास में यहाँ पर कितना होगा B। तो हम बोल सकते हैं आपके पास कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब भी होगा आपके पास में यहाँ पर 3, इसका प्रतिबिंब 4 होगा, इसका प्रतिबिंब 5 होगा।
मतलब कि बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है बी के जो आपके पास में यहाँ पर प्रतिबिंब जो दिया गया है और बी के जितने भी अवयव है ए के सभी अवयव के क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रतिबिंब है। मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर ये परिसर के रूप में है आपके पास में यहाँ पर। जब ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है ये सभी के सभी क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर कि ए बी सी और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर डी, ये सभी के सभी क्या हो गए आपके पास परिसर के रूप में हो गए। इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट भी क्या होगा आपके पास में यहाँ पर सत्य की ओर होगा आपके पास में। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके पास में यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। फिर देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले आप थोड़ा सा जो है बेटा इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा बात करूं मैं आपके पास में तो ये होगा बेटा आपके पास tan इनवर्स। बेटा ये यहाँ पर जो है जो प्लस दिया गया है ये जो है बेटा आपके पास प्लस दिया गया है और ये जो प्लस दिया गया है ये जो है बेटा आपके पास में प्लस नहीं है, ये है बेटा आपके पास tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/5। जो हमारे दोस्त है ना कपिल भाई, ये बेटा टाइप करते समय कहीं खो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने जो है प्लस लिख दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1 बेटा होगा आपके पास में यहाँ पर 5। तो आप ये जानते हैं कि tan इनवर्स 1 a प्लस tan इनवर्स b इक्वल tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू बी। तो ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला भी बेटा यहाँ पर देखिए a के स्थान पर दिया है 1/2, b के स्थान पे दिया है 1/3, tan इनवर्स 1/5 लेफ्ट इक्वल हमें क्या लाना है राइट। जब लेफ्ट इक्वल राइट होगा और यहाँ पर दोनों पक्ष इक्वल होंगे इसका मतलब सत्य होगा और दोनों पक्ष इक्वल नहीं इसका मतलब क्या होगा असत्य होगा। तो देखिए बेटा इसमें हमारे पास में यहाँ पर होगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल tan इनवर्स। तो देखिए बेटा यहाँ लिख सकता हूँ मैं नीचे में, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास दिया गया है tan इनवर्स a का मान कितना दिया गया है 1/2, b की वैल्यू दिया गया है 1/5 पूरे के बटे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 ये जैसे का वैसा। फिर होगा बेटा आपके पास tan इनवर्स इस 2 और 5 का बेटा आप यहाँ पर जो है बेटा यहाँ पर b की वैल्यू दिया गया आपके पास में 3, इस b की वैल्यू दिया गया आपके पास में यहाँ पर 3। चलिए तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल होगा बेटा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई कितना होगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये 1/3 दिया गया है 1/2 दिया गया है बेटा, इस 2 का और 3 का ले लीजिए आप यहाँ पर क्या एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे बेटा आपके पास तो यहाँ पर कितना होगा tan इनवर्स एलसीएम होगा बेटा आपके पास में 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। फिर बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर 6 होगा, 6 हो गया तो आपके पास 2 तिया कितना होगा 6 माइनस 1 एकम 1। फिर बच गया बेटा हमारे पास में यहाँ पर कितना तो tan इनवर्स 3 2 कितना होगा 5/6
और ये कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर इस पूरे के बटे में 5/6, ये 5/6 से 5/6 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास में कितना दिया गया था, इसकी वैल्यू इसके बराबर दिया गया बेटा यहाँ पर tan इनवर्स 1/5 इक्वल यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास tan इनवर्स कितना होगा 1, ये नॉट इक्वल में आपके पास में, जब नॉट इक्वल है इसका मतलब बेटा हमारे पास में ये क्या होगा यहाँ पर असत्य होगा, क्या होगा यहाँ पर असत्य होगा। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारे पास में वो बेटा होगा क्वेश्चन नंबर 5। जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं 4 की बात करूं बेटा आपके पास में, तो यदि ए दिया गया आपके पास में, बी की वैल्यू दिया गया है, ए की वैल्यू दिया गया है और पूछा गया है कि ए बी की कोटि होगी m इंटू पी, तो बेटा यहाँ पर आपके पास कोटि की बात किया गया m इंटू एन और ये आपके पास n इंटू पी, क्या इसकी कोटि बोला है कि m इंटू पी होगी, ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर असत्य होगा। ठीक है, ये इसकी कोटि नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा असत्य की ओर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे पास में दिया गया है अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण की ओर लेकर चल रहा है बेटा हमारे पास ये प्रश्न। देखिए एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 की कोटि 2 है। क्या पूछा गया है, कोटि। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन और फिर से आया कोटि से हमारे पास में। जब कोटि से प्रश्न पूछा गया है बेटा, तो आप जो है ये भी जानते हैं कि एक होता है आपके पास में यहाँ पर कोटि और दूसरा होता है बेटा आपके पास में यहाँ पर घात। कोटि और घात की बात करूं बेटा तो दोनों में अंतर होता है। कोटि क्या होती है समझते हैं हम, और घात क्या होती है यहाँ पर ये भी समझते हैं हम। तो देखिए बेटा इसमें की कोटि 2 है, तो हमें यहाँ पर जो है ये जो घात दिया गया है प्रथम कोटि का अवकलन, जब प्रथम कोटि का जब अवकलन लिया गया आपके पास में यहाँ पर, जब बेटा ये प्रथम कोटि का अवकल अगर हम लेते हैं तो बेटा यहाँ पर dy बाई dx और इसकी पावर कितनी दिया गया आपके पास 2, परंतु अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रथम कोटि का अवकल की बात किया गया है, इसमें अगर आपके पास कोटि पूछे तो कोटि कितना होगा 2। ये प्रथम कोटि का अवकल समीकरण आपके पास, तो इसकी घात आपके पास 2 दिया गया, परंतु इसकी कोटि कितनी दिया गया आपके पास में यहाँ पर 1। जब इससे हमारे पास में यहाँ पर दिया गया आपके पास की d2y बाई dx का स्क्वायर, अगर आपके पास यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बेटा आपके पास इसकी घात कितनी है, तो आपको 2 नहीं बोलना है, आपके पास में घात होगी इसकी यहाँ पर कितनी 1, और ये जो दिया गया आपके पास d के ऊपर 2, ये आपके पास में यहाँ पर क्या होगी आपके पास में d2y बाई dx का स्क्वायर, मतलब ये आपके पास में क्या होगी यहाँ पर कोटि होगी। तो बेटा आपके पास इसके यहाँ पर कोटि कितनी 2, मतलब इसका मतलब है कि आपके पास में क्या होगा यहाँ पर सत्य होगा आपके पास में। मैं जान सकता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो ये प्रश्न, तो बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दिया गया है ये बेटा आपके पास नेक्स्ट प्रश्न दिया गया सदिश से संबंधित वेक्टर ए आई के प्लस जे के माइनस के तथा बी वेक्टर आई के माइनस जे के प्लस के बीच का कोण 60 डिग्री है, इसकी बात किया गया बेटा आपके पास। देखिए सदिश की जब बात करेंगे बेटा हम यहाँ पर, तो सबसे पहली बात तो वेक्टर ए इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में आई के प्लस जे के प्लस के आई के प्लस जे के माइनस के ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है। क्या इसको लिख सकता हूं आपके पास में यहाँ पर कि वेक्टर ए इक्वल अंडर रूट ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर,
तो बेटा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होगा बेटा आपके पास में कितना, यहाँ पर 3। इसमें बेटा आपके पास में वेक्टर बी इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर आई के प्लस, फिर दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर जे के, तो देखिए आई के माइनस जे के प्लस के, तो बेटा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा आपके पास में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर √3। अगर बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है मैं ज्ञात कर लूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका अगर मान ज्ञात करना हो तो बेटा यहाँ पर 1, इसका गुणांक था 1 इंटू कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 1 प्लस, अगर बेटा बात करूँ आपके पास में यहाँ पर ये +1 ये -1, तो ये होगा बेटा 1 इंटू -1 प्लस, फिर बेटा होगा यहाँ पर -1 इंटू होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर +1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा आपके पास 1 -1 -1, ये माइनस से प्लस कैंसिल बेटा आपके पास, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर -1। अगर बेटा यहाँ पर मुझे जो है इसकी वैल्यू याद करना है कि cos थीटा इक्वल, क्योंकि मुझे यहाँ पर 60 लाना है, देखिए आपके पास बेटा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाई होगा बेटा आपके पास यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए, और आपके पास होगा यहाँ पर बेटा मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये cos थीटा जैसे का वैसा। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितना दिया हमारे पास में -1 दिया गया बेटा हमारे पास में यहाँ पर, और मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू दिया गया हमारे पास में √3 इंटू कितना होगा बेटा √3। इसको लिख सकता हूँ बेटा आपके पास में यहाँ पर कि cos थीटा इक्वल होगा बेटा यहाँ पर -1/3। क्या इसको हम लिख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर कि cos थीटा, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर थीटा इक्वल cos इनवर्स 1/3, और ये बेटा आपके पास cos में जो है माइनस में भी दिया गया है, तो ये बेटा किसी की वैल्यू आपके पास पे होती नहीं माइनस में cos में, इसलिए आपके पास, और ये आपके पास 60 की पूछा गया तो cos 60 में तो होती नहीं आपके पास, इसलिए बेटा आपके पास में यहाँ वाला पॉइंट जो होगा आपके पास में ये होगा बेटा आपके पास असत्य के रूप में होगा। ठीक है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपके पास में सही विकल्प लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था बेटा आपके पास में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न था आपके पास सही जोड़ी बनाइए, और बेटा आपके पास में चौथा प्रश्न था आपके पास में यहाँ पर कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, और बेटा आपके पास में यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न था हमारे पास में कि सत्य असत्य। तो ये देखिए बेटा हमने यहाँ पर जो है आपके पास में क्रमवार हमने सारे प्रश्नों को हल किया है अभी आपके पास में यहाँ पर, तो ये सारे प्रश्न के ऊपर अभी हमने आपके पास चर्चा कर लिया है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न होगी वो होंगे हमारे पास में 2 नंबर वाले प्रश्न। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास जो प्रश्न होंगे ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि देख रेखा के दिक अनुपात -18 +12 -4 है, तो उसकी दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, जय हिंद।